अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। वर्ल्ड कप अब अपने आखिरी मरहले में है। 48 में से 44 टीमें अपने अपने घरों को चली गईं। कुछ टीम्स की ऐसी शानदार परफॉर्मेंस रही कि जब वो अपने घर पहुंचे तो बहुत जश्न मनाया गया। उसमें नॉर्वे भी उन्हीं टीमों में से है, क्रोएशिया में भी बड़ा जश्न मनाया गया और बाकी टीम्स घाना और दीगर टीम्स ने भी अपनी टीम्स को बड़ी खुशी से वेलकम किया। बेशक उनका अर्ली नहीं लेकिन बहुत लेटली एंड से थोड़ा पहले एग्जिट हो गया। यही होता है, 4 सुपर टीम्स ने जाना होता है सेमीफाइनल में और इनमें से भी जब 2 निकल जाएंगी तो 2 टॉप टीम्स अब फाइनल खेलेंगी। अब ये 4 टीम्स जिन्होंने सेमीफाइनल खेलने हैं, इनमें एक फ्रांस है, एक स्पेन है, एक अर्जेंटीन है, एक इंग्लैंड है। तो ये वो टीम्स हैं। अब तक उमूमी तौर पे चूँकि अर्जेंटीन के साथ एक बड़ा मिसहैप रहा या बड़ा बैड सिचुएशन ये रही, उनका क्या कसूर है कि उन्हें कुछ टीम्स भी अच्छी नहीं मिल पाई और बड़े आरामदेह वो टॉप 10 किसी भी टीम से नहीं खेले इस बार वर्ल्ड कप में। तो अब जाके उन्हें टक्कर की टीम्स मिल रही हैं सेमीफाइनल में। उससे पहले यही कहा जा रहा था कि शायद ये वर्ल्ड कप जो है कुछ डिज़ाइन ऐसे हुआ था कि अर्जेंटीन को फ़ायदा हो गया, और कुछ ऐसे हमारे हल्के हैं जो कीबोर्ड वॉरियर्स भी हैं, वो कहते हैं जी इतना डिज़ाइन किया गया था कि अर्जेंटीन को फ़ायदा हो। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी ज़्यादती भी है, गलत बात भी है। टीम ने खेलना होता है। स्पेन कोई हल्का मिस्र कोई हल्की टीम नहीं थी, बहुत तगड़ी टीम थी। कैप वर्डे कोई इतनी हल्की टीम नहीं थी, उन्होंने शो किया टैलेंट। मिस्र एक थोड़ा मुश्किल एलिमेंट ज़रूर था अर्जेंटीन के लिए, बट वो गेम अच्छी हुई। दोनों टीम्स ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लड़के खेला और अर्जेंटीन ने अच्छा किया कि एक गोल ज़्यादा किया और जीत गए। यही इस खेल का रिवाज है। रेफरीज़ को लेके इतनी शिकायतें, अंबार लगा हुआ है। हर बार मैं जब इस पे को बात करने लगता हूँ तो कई लोग मेरे सोशल मीडिया पर, और आप लोग वैसे भी सोशल मीडिया पर देखते हैं, जी आप रेफरीज़ पे बात करें। ये रेफरिंग सिस्टम जो है इसने बड़ा ख़राब किया है फ़ुटबॉल को। और 48 में से उनका मानना ये है कि 47 टीमें जो हैं वो खुद बस खेल के पहुंच गई, उनमें से 2, लेकिन एक को बड़ा फ़ायदा, वो ये अर्जेंटीन। क्या ऐसा है? नहीं है। हम ज़रा इस पर बड़ी डिटेल आज डिस्कशन करेंगे। 4 टीम्स आपके सामने हैं, उन पर भी बात करेंगे, इन टीम्स के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी बात करेंगे, और अभी जो हालिया वर्ल्ड कप खेल कर आई हैं ये उन मैचेस की भी बात करेंगे, और उन मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस को लेकर बात करेंगे। खिलाड़ियों की इनफरादी तौर पर क्या परफॉर्मेंस रही टॉप प्लेयर्स की, उस पर भी बात करेंगे। एर्लिंग हॉलैंड के हवाले से मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बड़ी डिटेल बात की थी। आज हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उस पर मज़ीद बात भी करेंगे। गोल कीपर्स का वर्ल्ड कप है। कल भी जमशेद राना साहब इंटरनेशनल गोल कीपर हैं, पाकिस्तान की शान है, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी यही कहा कि ये गोल कीपर्स का वर्ल्ड कप है। तो चलें जी, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला बड़े ही शानदार फुटबॉल एक्सपर्ट हैं और बड़ी डिटेल एनालिसिस करते हैं और बड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। रिजवान हैदर साहब हमारा रेगुलर पैनल भी हैं, और रिजवान भाई तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आप सारे उन्हें देखते रहते हैं और बड़े शानदार स्पोर्ट्स क्रिटिक भी हैं। तो थैंक यू रिजवान भाई, आपने भी ज्वाइन किया। नूरिश खान भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। नूरिश बड़ी शानदार स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं, यंग डायनामिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका नूरिश। अब्दुल्ला, पहले तो ज़रा हम नॉर्वे वाले मैच पे, चूँकि बात गुज़िश्ता रोज़ भी थोड़ी रह गई, मेरा एक अपना असेसमेंट था या एनालिसिस था कि जिस तरह से इंग्लैंड ने कमाल किया, शायद किसी मैच से सीखा, वो आप हमें बताएंगे कहाँ से उन्होंने ये सीखा, लेकिन उन्होंने मार्क किया एर्लिंग हॉलैंड को, और कोई पास और हेड प्रॉपरली एर्लिंग हॉलैंड के पास नहीं आया। शायद एक मौका बना, वहाँ पर उनका खिलाड़ी खुद गर्ज हो गया, उसने खुद शूट करने की कोशिश की, वो एक मौका था, लेकिन आपने देखा कि उसके भी बैक साइड पे 2 प्लेयर्स फ़ौरन पहुँचे। ये हाल हो गया कि एर्लिंग हॉलैंड जैसा टॉप क्लास प्लेयर जिसका बहुत नाम हुआ इस वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छा खेला वो, उसको एक्स्ट्रा टाइम में बाहर बुलाना पड़ा उनकी टीम को, क्योंकि वो समझ गए थे कि बेबस हो चुके हैं और अगर ये अंदर रहा तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, शायद नया प्लेयर उसको मौका मिल जाए। तो क्या कहेंगे जी? देखें, अगर आप नॉर्वे का फर्स्ट गोल देखें तो वो भी एक लकी गोल था। वो तो प्लेयर खुद भी आप देखें, वो क्रॉस था जो लकीली गोल में चली गई थी टॉप कॉर्नर पर। वो अच्छा गोल था पर क्रॉस था। नॉर्वे का आई थिंक प्लान अच्छा था, एग्जीक्यूशन भी ट्राई की थी उन्होंने, पर इंग्लैंड बहुत बेहतर थे मिडफील्ड में। स्पेशली नॉर्वे का प्लान था कि मिडफील्ड में कंट्रोल रखें। ओडेगार्ड और सैंडरबर्ग और बर्ग जो हैं, पैट्रिक बर्ग, ये तीनों मिडफील्ड में कंट्रोल रखें। इंग्लैंड की मिडफील्ड जैसा कि आपको पता है 100 मिलियन सारे ऊपर के वैल्यू के मिडफील्डर्स हैं, बेलिंगहम, राइस और आपके एलियट एंडरसन।
तो यहाँ पे मुझे लगता है इंग्लैंड के मिडफील्ड ने ऑब्वियसली उनको हरा लिया था मिडफील्ड बैटल। अर्लिंग हालैंड तक पासेस पहुंच ही सके, मिडफील्ड ने इंटरसेप्शन बहुत अच्छी की हैं, एलियट एंडरसन की इंटरसेप्शंस, और मार्गवेही भी जो इंजर्ड थे वो वापस आए, मैच खेले। राइस भी फूड पॉइजनिंग के साथ बाहर थे, मैच से इंजरी थी। अच्छा, उन्होंने हाँ, भी ट्राई किया कि मैं 45 मिनट्स खेला, पर ट्यूशल को समझ आ गई थी इनसे नहीं खेला जाएगा, तो उनको 45 मिनट्स के बाद हाफ टाइम पे बेंच कर दिया। इसलिए राइस की अब उम्मीद है कि सेमीफाइनल में आएंगे और शायद इंग्लैंड को एडवांटेज तो है राइस। आगे आप देखें फुल बैक की स्पॉट भी इंग्लैंड की थोड़ी सी वीक थी। राइट बैक स्पॉट पे जैसा हमने देखा कौनसा खेल रहे थे, ओवर स्टोन सेंटर बैक पे थे, रीस जेम्स भी इंजर्ड फुली फिट नहीं है, स्पेंस भी बेंच से आए थे, आगे कौनसा सस्पेंडेड हैं। तो यहाँ पे भी लगता है इंग्लैंड के पास अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम इंग्लैंड के पास यही है कि उनके प्लेयर्स इंजर्ड हैं, सस्पेंडेड हैं या फुली फिट नहीं और खेल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है फिर भी अब्दुल्ला, उन्होंने जिस तरह से एर्लिंग हॉलैंड को 3 खिलाड़ियों को उन्होंने पैसे देके कहा भाईजान यार तारी ड्यूटी है, तो यार सैलरी है, एर्लिंग हॉलैंड ना खेले, तो बड़ा अच्छे से उन्होंने उसको मार्क किया। ये स्ट्रेटेजी मुझे पसंद आई। मैं आगे सारों से ज़रा एक एक व्यू लेके फिर आते हैं। रिजवान भाई, एर्लिंग हॉलैंड वाली स्ट्रेटेजी मेरी नज़र में ये अच्छी, मुझे उसी वक्त भांप लिया था मैंने कि गेम बहुत अच्छी हुई, नो डाउट। नॉर्वे ने इतने मुश्किल हालात में जब इंग्लैंड ने अपना एक्सपीरियंस पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन नॉर्वे ने कमाल की गेम खेली और टफ थी आखिरी टाइम तक। वो बेलिंगम के गोल ने बड़ा कमाल कर दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो और वो रिबाउंड हो गया तो एक वो भी चांस बन गया, बट उसने चांस मिस नहीं किया। अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी बात की कि बेसिकली जो फुटबॉल की कंट्रोल होती है ना, वो मिडफील्ड से होती है। मिडफील्ड ने डिसाइड करनी है कि जो बेहतर मिडफील्ड खेलेगी वही फिर बॉल लेके जाती है, आगे भी उन्होंने ही पास देने और पीछे डिफेंस में भी उन्होंने ही सपोर्ट करना है। तो इंग्लैंड की एलियट एंडरसन, डेक्लन राइस और जो तीनों प्लेयर्स थे, ये बहुत अच्छा खेले और बहुत अच्छी डिफेंसिव इनकी स्ट्रैटेजी थी। बेलिंगम भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, जिसकी वजह से मिडफील्ड में कंट्रोल उनके पास था। और पीछे हालांकि जिस तरह अब्दुल्ला ने बताया भी है कि राइट विंग कमज़ोर था इंग्लैंड का, 2 प्लेयर्स इंजर्ड हैं, तीसरे खेल रहे थे। और इसी तरह फ्रंट में आप देखें तो राइट पे साका भी इंजर्ड खेल रहे थे, उनकी जगह मडुआके खेले, वो भी इतना अच्छा नहीं खेल सके। सो इंग्लैंड की इंजरी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल इनका बहुत बेहतर रहा और जिसकी वजह से हालैंड को परेशानी रही। और ओडेगार्ड ने हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे गेम, काफ़ी अच्छा उन्होंने मैनेज किया, लेकिन उसके बावजूद फिर सुपीरियरिटी। अब आपको अरसलान ये भी देखना है कि इन दी एंड जो 4 टीमें पहुंची हैं, आपने बेशक 32 से 48 कर दी, 4 टीमें वही हैं जो जनरली हर दूसरे वर्ल्ड कप में पहुंची होती हैं। सो इट जस्ट शोज़ के इन 4 का, या अगर इसमें आप 2-3 कंट्रीज़ ऐड कर दें, जिस तरह मोरक्को हो गई, बेल्जियम हो गई, ये बहुत ज़बरदस्त फुटबॉलिंग नेशंस हैं। और हिस्टोरिकली भी आप जर्मनी को आप देख लें तो जनरली ये जो 7-8 टीमें होती हैं वही होती हैं। इस दफ़ा सरप्राइज़ फैक्टर कोई नहीं था। पिछली दफ़ा आपने देखा क्रोएशिया केम इनटू द फाइनल, लास्ट टाइम मोरक्को लास्ट 4 में थी, लेकिन इस दफ़ा सारे यूरोपियन और एक लैटिन अमेरिकन टीम थी। ब्राज़ील वाज अ बिग शॉक कि नहीं पहुंच सकी, लेकिन ये जो यूजुअल सस्पेक्ट्स है ना फुटबॉल के, ये चारों वही हैं जो कि पिछले 8-10 वर्ल्ड कपों से। अच्छा, बड़ा अच्छा कहा आपने, सही बात है, ये यूजुअल सस्पेक्ट्स ही। अच्छा देखिए, टीमें बड़ी हैं, मेहनत करती हैं और फिर उन्होंने अपना नाम बनाया, एक साख बनाई है। उस साख की बुनियाद पे अगर वो पहुंच रहे हैं, उनका राइट भी है। लेकिन पहले ज़रा चूंकि एर्लिंग हॉलैंड वाली बात नूरिश कल हमारी रह गई थी, हम गोलकीपर्स पे ज़्यादा डिस्कशन कर गए थे और अच्छा आज भी करेंगे। लेकिन मेरा ये था कि एक तो मुझे बड़ा पसंद है, वो बड़ा सिंपल खिलाड़ी है और कोई इतना फैंसी खिलाड़ी नहीं है। दूसरा डिसेंट वे है उसका खेलने का, सबसे अच्छी बात यह। एक शॉर्ट सा आपका इस पे कमेंट, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। नूरे देखिए, एर्लिंग हॉलैंड की सबसे जो इतनी ज़्यादा जो उनकी क्वालिटीज है, उसमें से सबसे प्रोमिनेंट क्वालिटी जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो ये है कि वो अपने शॉट की वेलोसिटी को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये बहुत रेयर एक क्वालिटी होती है जो बहुत कम फुटबॉलर्स के पास होती है, और जिनके पास ये होती है वो इस तरह के होते हैं कि उनसे कंट्रोल नहीं की जाती। लेकिन एर्लिंग हॉलैंड इज अ लिटिल मास्टरपीस इन दैट। वो पूरी वेल राउंडेड उनकी है और ये बहुत एक अच्छी रेयर सी क्वालिटी होती है। और आई थिंक ये अर्लिंग हॉलैंड की ना सिर्फ एक यूनिक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, बल्कि उसके अलावा जिस तरीके से वो पूरा एज अ टीम प्लेयर खेलते हैं, आई थिंक दैट इज वर्थ समथिंग। मैन सिटी की तरफ से भी जिस तरह से उन्होंने खेला है, और ये पता है इसमें एक चीज और अर्लिंग हॉलैंड के हटा के भी अगर हम लार्जर पिक्चर पे देखें तो इससे हम एक चीज और एक स्टांस को फोर्टिफाई करने को हमें मौका मिलता है, विच इज कि प्रीमियर लीग जो है वो इस वक्त दुनिया की बेस्ट लीग है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द राइट अमाउंट, द राइट क्वालिटी टैलेंट एंड ऑल। तो या दैट इज ऑल आई वुड से। अच्छा, एक चीज़ ज़रा ब्रेक पर जाना है,
ब्रेक से वापस आऊँगा, बड़ी डिसेंट गेम हुई। एक कल बड़ा अच्छा जमशेद राणा साहब ने पॉइंट उठाया, मैं चाहूँगा इनसे भी वो डिस्कस करूँ कि जो यूरोपियन टीम है उनके खेलने के स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। फाउल गेम बहुत कम थी, लड़ाई नहीं हो रही थी, धक्कम पेल नहीं हो रहा था, बहुत अच्छे से डिसेंट वे में उन्होंने उसको कंक्लूड किया। चाहे आप उसको खेलता देख लें, बेल्जियम को खेलता देख लें, आप इंग्लैंड को खेलता देख लें, आप इसी तरह नॉर्वे को खेलता देखें, गेम हुई, ग्राउंड गेम बहुत अच्छी हुई। आप ज़्यादातर, अब जैसे हमने देखा अर्जेंटीना और मिस्र का मैच इतना हाई पकड़ गया, दोनों टीमें एक दूसरे के साथ समझ लें ऑलमोस्ट गुत्थम गुत्था ही थी, वो तो बस अच्छा हो गया कि चीज़ एक अच्छे एंड पे फिनिश हो गई। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। नूरिशी, आपसे ज़रा ये यूरोपियन वाला मामला हम कल ज़रा थोड़ा इस पे कम डिस्कस किया। अच्छा था, यूरोप के हवाले से उनकी बात ठीक थी जमशेद राणा साहब की, कि वो गेम ही यूरोपियन स्टाइल खेलते हैं, और जो लेटिन अमेरिका है वो डिफरेंट गेम खेलता है, बहुत एग्रेसिव खेलता है। हमने मैक्सिको को भी देखा, हमने अर्जेंटीन को भी देख रहे हैं, बाकियों को भी। फिर उन्होंने कहा अफ्रीका भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल गेम खेलता है और बहुत बॉडी पुशिंग होती है, लेकिन यूरोप में ज़्यादातर फुटबॉल के साथ खेलने को प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल, देखिए क्वालिटी फुटबॉल तो हमने देखी यूरोपियन टीम्स के हवाले से। इसके अलावा एक और डिफरेंस जो होता है वो शॉर्ट पासेस, लॉन्ग पासेस का भी होता है, और आई थिंक उसका एक रीजन ये है कि ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस होते हैं जो दोनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर, तो उसकी वजह से हमें जो है वो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल के अंदर भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यूरोपियन स्टाइल फुटबॉल इस वजह से थोड़ा डिफरेंट है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फुटबॉल जो होती है वो हम देख क्वालिटी ऑफ फुटबॉल के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, रादर देन कि जिस तरीके से कल बात हो रही थी कि कंट्रोवर्सीज पे हो या फिर मतलब एक प्योर फुटबॉल का जो एलिमेंट होता है वो देखा जाता है, और उसके हवाले से जो है वो चीजें होती है, और इसी चीज का जो है आई थिंक इनहेंस होती है, ये चीज हमें नजर आती है यूरोपियन टीम्स के ऊपर। इसके अलावा मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी, कल जो मैं थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप की बात करी थी अर्जेंटीना के हवाले से, तो अर्जेंटीना की टीम में भी हमने एक चीज देखी, और ये साउथ अमेरिकन टीम्स के अंदर भी हमने एक चीज देखी है कि वो थोड़ा रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा जाते हैं, विच मीन्स के थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलते हैं। तो यूरोपियन टीम्स की मैं बात करूँ, इसीलिए मैंने प्रीमियर लीग का जिक्र किया कि प्रीमियर लीग में जो है वो मॉडर्न फुटबॉल के जो एक पूरा एक डिफरेंस होता है बहुत अच्छे से उसको अडेप्ट किया जाता है। मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से जैसे हम बात करते हैं, इस तरह मॉडर्न स्टाइल फुटबॉल के अंदर और ओल्ड स्टाइल फुटबॉल के अंदर जो एक गैप होता है उसको ब्रिज करना बड़ा जरूरी होता है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट द यूरोपियन टीम्स हैव डन ब्यूटीफुली। क्या कहेंगे अब्दुल्ला, यूरोपियन स्टाइल फुटबॉल और लेटिन स्टाइल फुटबॉल थोड़ा फ़र्क है और एग्रेसिव है, अफ्रीका की फुटबॉल भी काफ़ी एग्रेसिव है, बट सही कहा नूरिश ने, कल मैं उन्होंने पॉइंट आउट किया तो अच्छा लगा, ये नई चीज़ थी कि यूरोप स्टाइल फुटबॉल खेली है। यूरोप की फुटबॉल अगर आप देखें, स्पेशली स्पेन, वो खेलते हैं ज़्यादा टिकी टाका फुटबॉल, जो पासिंग फुटबॉल होती है, शॉर्ट पासेस। ब्राज़ील की अगर आप फुटबॉल देखें वो सबसे डिफरेंट है, वो है ड्रिबलिंग पे मोस्टली रिलाय करती है, ड्रिबलिंग पे। अर्जेंटीना की अगर आप देखें वैसे उनकी भी फुटबॉल ड्रिबलिंग पे ही होती है, पर रिसेंटली अगर आप देखें ना अर्जेंटीना के, वो फाउल्स बहुत कर रहे हैं। आपने देखा होगा एग्रेसिव खेल, अग्रेसिव फाउल्स हैं। सिर्फ अर्जेंटीना, मोस्टली अर्जेंटीना, मैक्सिको भी करती है, पर अर्जेंटीना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन फाउल से बच रही है। क्रिस्टियन रोमेरो के मैंने हर मैच वो ऐसे फाउल पूरे नॉकआउट्स में 3 मैचेस, इस बार तो मेसी खुद भी बहुत कर रहे हैं, बच रहे हैं पर कर रहे हैं, मेसी भी कर रहे हैं फाउल्स, पर रोमेरो के बहुत गंदे गंदे स्लाइड टैकल्स, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेट अवे येलो कार्ड्स, बस फाउल दे देते हैं और खत्म कर देते हैं बात, येलोज नहीं मिल रहे। अर्जेंटीना के अभी सबसे कम मुझे लगता है येलोज हैं, और वो इतने फाउल्स कर ही जा रहे हैं, आपने जैसा देखा है। और अगर आप अफ्रीकन टीम्स की बात करें, वो ज़्यादा मतलब पेसी विंगर्स होते हैं उनके पास, अफ्रीकन के पास, टीम्स के पास, तो वो पेस पे ज़्यादा विंगर्स रिलाई करते हैं पेस पे, तो वो लॉन्ग बॉल्स खेलते हैं यूजुअली फ्रॉम द फुल बैक्स, और फिर वो विंगर वहाँ पे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। आई थिंक यूरोप की फुटबॉल का ये है कि वो उनकी जो लीग्स हैं आपने देखा डेवलप्ड हैं, प्रीमियर लीग बेस्ट लीग उनके पास है, सेकंड बेस्ट भी उनके पास ही है ला लीगा, थर्ड बेस्ट भी उनके पास है सीरिया, फोर्थ भी उनके पास ही बेस्ट है बुंडेस लीगा, तो लीग 1 भी उन्हीं के पास है। सारी लीग्स जो बेस्ट लीग्स हैं आपने देखा होगा यूरोप के पास ही हैं। साउथ अमेरिका की लीग्स एक टाइम पे ब्राज़ील की लीग होती थी और अर्जेंटीना की लीग होती थी, अब वो भी इतनी उस लेवल पे नहीं रही जैसा कि आप पहले देखते थे जब सेंटोस अपने प्राइम में होती थी, पहले होते थे उस टाइम पे, नेमार भी उधर से ही आए हैं। फिर आप अफ्रीकन लीग्स की देखें तो अफ्रीकन लीग तो कभी हिट ही नहीं हुई, और अगर आप नॉर्थ अमेरिकन लीग्स देखें, MLS एक ऐसी लीग है जो रिटायरमेंट लीग कहा जाता है उसको, उधर आपने हर प्लेयर देखा, लेजेंड्स आते हैं, मेसी आए, ऑनरी आए, ज़्लातान आए, तो सारे रिटायर एज पे आए थे अपनी। वो उनकी लंका प्रीमियर लीग है, उनकी वहाँ की वही है। और अगर आप देखें जो एशियन लीग्स, तो वहाँ पे अभी सऊदी हिट हुई है, वो भी पैसों की वजह से। एक टाइम पे चाइना की लीग हिट हुई थी, वो भी पैसों पे हिट हुई थी उस वक्त, और शॉर्ट टाइम रही वो जी, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम रही। वो प्लेयर्स आए उधर टीम्स खेलने, पर उन्होंने यूजुअली ये क्या पैसे लिए, 1-2 साल चली, फिर चलेगी लीग। अभी सऊदी भी रोनाल्डो आए पैसों के लिए, तो फिर बाकी पीछे आए,
और अभी मुझे लगता है 3-4 साल बाद अगर सऊदी इन्वेस्ट करना छोड़ दे, जिस तरह चाइना ने किया था, सऊदी लीग भी फिर ख़त्म हो जाएगी। तो अगर चांस, यूरोपियन लीग हमेशा से रही हैं और अभी भी रह रही हैं। सऊदी अरब में एक ऐसी चीज़ आ रही है जो हमारे यहाँ आई थी तो बाकी गेम्स फारिग हो गई थी, वहाँ भी अब क्रिकेट की एंट्री हो गई और बड़े हाई लेवल पे हो गई है। तो मुझे खदशा है बहुत सारी गेम्स को खा जाएगी क्रिकेट, क्योंकि एशिया में नो डाउट फुटबॉल हर जगह पॉपुलर, लेकिन मैं देख रहा हूँ एशिया में इसका बड़ा रुझान बढ़ रहा है। रिजवान भाई ज़रा ये सारी डिफरेंट स्टाइल ऑफ फुटबॉल, चाहे यूरोप में, बड़ा अच्छा एलेबरेट किया अभी अब्दुल्ला, नूरिश और मैं कल जमशेद राना साहब की बात करता। डिफरेंट स्टाइल ऑफ फुटबॉल अच्छा है, वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिलता है, लेकिन एक बड़ी तादाद है अफ्रीकन टीम्स की जो क्वालिफाई करके आ रही है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद है। तो एक स्ट्रेंथ तो मौजूद है अफ्रीका में। घाना का मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत अच्छा खेल रही थी, कोई दो राय। मोरक्को तो बहुत ही अच्छा खेली थी, बट मोरक्को ने समझ लें कि वो मैच थोड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए खेलना, वहाँ वो फंस गई, वरना तो बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही थी। बट घाना थोड़ा सा, केप वर्डे, घाना, ये टीमों पे भी हमें बात करनी चाहिए। दिल तो मेरा कर रहा है एक्सप्लेन करने का, लेकिन क्योंकि नूरेश और अब्दुल्ला ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया और मैं इससे ज़्यादा डेप्थ में गया, तो फिर आपने मुझ पे हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन के इल्ज़ाम लगा देने हैं कि जी गोरों की तहजीब और होती है तो दूसरों की और होती है, तो पढ़े लिखों का फ़र्क क्या होता है। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने एक्सपैंड किया ना, द नंबर ऑफ टीम्स दैट हैव कम फ्रॉम अफ्रीका। इट वाज वेरी इंकरेजिंग कि उनके तकरीबन मेरे ख्याल है 10 में से 9 टीमें राउंड ऑफ 32 में आ गई। बट द डिसअपॉइंटमेंट वाज कि एशिया की सिर्फ 2 टीमें, ऑस्ट्रेलिया और एक और टीम आई थी, मेरे ख्याल है ईरान, जापान 2 टीमें ही आई। सो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। बट अदर देन दैट, ये जो बात अब्दुल्ला भी कर रहे थे ना कि लीग्स ब्राज़ील, अर्जेंटीना की वो बात नहीं रही। आई थिंक पैसा इतना ज़्यादा आ गया है इन द यूरोपियन फुटबॉल कि वो सारे प्लेयर्स पोच हो जाते हैं फ्रॉम अर्जेंटीना, फ्रॉम ब्राज़ील। 18 के 16 के होते हैं। इंग्लैंड ने तो लिमिट लगाई हुई है कि 18 से नीचे नहीं ले सकते या इंटरनेशनल ना खेले हो, तो वो दे गो टू पोर्चुगल, स्पेन, और वहाँ से फिर वो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट करके तो बाय द टाइम देर 18 और 19 तो वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी आ जाते हैं। आप ये देख लें कि पहले ने अपनी सारी फुटबॉल ब्राज़ील में खेली, अर्जेंटीना के मैराडोना ने शुरू में खेली, बाद में यूरोप में आ गए। अब तो सारे प्लेयर्स ये अपने 2-2, 3-3 था 19-20 की एज में जो भी अच्छा प्लेयर होता है, ही इज़ पोच्ड टू आइदर स्पेन और पोर्चुगल, और उसके बाद फिर उसके बाद वो इटली और इधर इंग्लैंड और इधर आ जाते हैं। आप अभी इस वक्त भी देख लें वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स जो खेल रहे हैं अर्जेंटीना के भी और ब्राज़ील के भी, वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं या इधर यूरोप में खेल रहे हैं, सीरिया में खेल रहे हैं, बुंडसलीगा में खेल रहे हैं। हार्डली इनमें से जो भी कोई ब्राज़ील टीम का प्लेयर है, मेरा ख्याल है 2 या 3 उनके स्क्वाड में 4 ऐसे होंगे जो ब्राज़ील की लीग में खेल रहे हैं। अच्छा, ये बात भी मजे की। तो ये देखें, जब सारी फुटबॉल इधर आ जाएगी तो लोगों का इंटरेस्ट भी उधर चला जाता है। प्लस अफ्रीकन टीम्स आप देखें रिजवान भाई, बड़ा तगड़ा सेटअप है, इतनी ज़्यादा तादाद में क्वालिफाई कर गई। अनफॉर्चुनेट है कि सेमीफाइनल में हम नहीं देख रहे, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिफाई। आपने सीटें बढ़ाई ना, देखें आपने सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो दिया वो अफ्रीका और एशिया को दिया, जो 32 से 48 की, तो मेरे ख्याल है एशिया की 4 या 5 सीटें थी वो 8 या 9 हो गई। इसी तरह अफ्रीका की 5 से तकरीबन 9 से 10 हो गई। यूरोप की सिर्फ 3 सीटें बढ़ी। अपना व्यू पूछूं तो क्वालिफिकेशन की बड़ी वजह ये है कि सीट ज्यादा थी, तो इजी। ऑफ कोर्स इन्होंने जो एक्चुअल एडवांटेज दिया है वो इन्होंने अफ्रीका और एशिया को दिया, विच इज़ अ गुड थिंग। जनरली तो अजारादारी आपकी लैटिन अमेरिका और यूरोप की रहती है ना, तो उनकी सिर्फ 2 सीटें लैटिन अमेरिका की बड़ी, 3 सीटें यूरोप की बढ़ी है, जबकि इन दोनों की 5-5, 6-6 सीट्स का इजाफा हुआ। उसके बावजूद परफॉर्मेंस वाज फ्रॉम एन एशियन पर्सपेक्टिव इट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट फ्रॉम एन अफ्रीकन पर्सपेक्टिव इट वाज गुड कि एटलीस्ट 32 में से काफ़ी सारी पहुंची। लेकिन लास्ट 8 में सिर्फ आपकी इजिप्ट और मोरक्को आई और सेमीफाइनल में एक भी नहीं आ सकी। सो अभी आई थिंक दे नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन दैट रिगार्ड। अभी बहुत ज़्यादा बिल्ड करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। आप अफ्रीकन लीग में भी देख लें, जो थोड़ा सा प्लेयर मशहूर होता है, हकीमी जो निकल जाता है, वो PSG से खेल रहे हैं, सलाह जो है वो लिवरपूल से खेल रहे हैं और कितने साल से खेल रहे हैं। सो इट जस्ट शोज के द अट्रैक्शन ऑफ मनी इज सो मच इन द यूरोपियन फुटबॉल कि वो सारे प्लेयर्स उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई उनकी लीगों को डेवलप होने में वो मुश्किलात आ रही हैं जो कि यूरोपियन। हाँ, या फिर वो जो डेवलप लीग थी वो काफ़ी पीछे चली गई, शायद उसकी रीज़न में। अब ये अग्री करेंगे नूरिश, मज़े का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज़्यादा टीमों को मौका मिला, सीट ज़्यादा थी, तो क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा हो गई अफ्रीका को लेके। देखिए, इससे एक और चीज बड़ी आई, मैं एडअप थोड़ा इसमें करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने देखा कि फुटबॉल, मैं थोड़ा सा अपने पिछले पॉइंट पर इसको कनेक्ट करना चाहूंगी कि हमने देखा कि फुटबॉल जो है ना वो जिस तरीके से क्या उसमें नॉवेल्टीज आ सकती हैं गेम के अंदर,
और एक और चीज इसमें बड़ी अच्छी हुई वो ये कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट जो इंक्रीज हुआ, कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी का रेशो इस टूर्नामेंट में इंक्रीज हुआ, उससे जो है ना इस पूरे टूर्नामेंट की क्वालिटी बहुत इनहांस हुई और उनसे इन टीम्स को जो है ना बहुत ज्यादा फायदा। और ये चीज आई थिंक क्रिकेट में हो सकती है, थोड़ा मैं क्रिकेट की तरफ इसलिए आना चाहूंगी ताकि कनेक्ट थोड़ा हम कर सकें। क्रिकेट में भी ये चीज हो सकती है, लेकिन आई थिंक वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन दैट सॉर्ट। फुटबॉल के हवाले से एक तो वेन्यू का था, 3 डिफरेंट वेन्यूज पे थे, तो ऑफकोर्स कंडीशन ऐसी थी, लेकिन जो कंट्रीज की आपने बात की, आई थिंक अभी अगले वर्ल्ड कप के अंदर 64 टीम्स तक एक्सपैंड करने की बात हो रही है। नहीं, मैं इस पे जरा करूंगा ये 64 वाले पे मैं बात करूंगा और उस पे एक बड़ा मजे का एक तज्जिया भी आया है सामने। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से आते हैं इस पे भी बात करते हैं और सेमीफाइनल की जो अब टीम्स है उस पर बड़ी डिटेल बात करेंगे। अभी थोड़ी बात नहीं करूंगा, टाइम बहुत थोड़ा रह जाता है हमारे पास इस सेगमेंट में। हम जरा बात करेंगे अब चारों टीमों को लेकर। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई है हमारी। रिजवान में 4 टीम्स हैं आपके सामने सेमीफाइनल की, क्या देख रहे हैं सर इन 4 टीम्स को? अरसलान, सबसे पहले तो ये कि फुटबॉल में जिस दिन सारी टीमें बहुत अच्छी हैं और जिस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी दे विल विन। जो एक फाइनल हमने कभी भी नहीं देखा। आई थिंक द बिगेस्ट स्टेज ऑफ फुटबॉल इज़ द वर्ल्ड कप फाइनल और इट इज़ प्रॉब्ली द बिगेस्ट टूर्नामेंट एवर प्लेड। क्योंकि 48 टीम्स हो गई हैं, तो आई थिंक अगर इंग्लैंड और फ्रांस का फाइनल हो तो इससे बड़ा मैच हो नहीं सकता। आज तक किसी भी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड फ्रांस या ब्राज़ील अर्जेंटीना का मैच आपस में नहीं हुआ। वी हैव सीन जर्मनी ब्राज़ील, बड़े अच्छे मैचेस थे, फ्रांस ब्राज़ील, लेकिन मेरा ख्याल है अगर इंग्लैंड फ्रांस की जो राइवलरी है, जिस तरह पाकिस्तान में ऐसे तो कभी अर्जेंटीना और उसका भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूँ कि अर्जेंटीना ब्राज़ील का नहीं हुआ, जो इसके मुकाबले में एक राइवलरी है। तो अगर ये इंग्लैंड फ्रांस का मैच होता है तो इट विल प्रॉब्ली बी द मोस्ट हिस्टोरिक एवर मैच। और लेकिन उसमें यह है कि जो टीम हारेगी उसका तो मीडिया उनका बेड़ा गर्क कर देगा वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आई एम होपिंग फॉर दैट। अब्दुल्ला, 4 सेमीफाइनलिस्ट। मुझे भी यही लगता है कि इंग्लैंड फ्रांस का, क्योंकि इंग्लैंड को एक चीज़ ओवरकम करनी पड़ेगी अगर उन्होंने अर्जेंटीना को हराना है। एक तो रेफरी वाली बात को साइड पे करते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है इंजरी प्रॉब्लम्स। अगर राइस फुली फिट होते हैं, साका फुली फिट होते हैं, रीस जेम्स होते हैं और गेही होते हैं, फिर आई थिंक इंग्लैंड ईजिली जीत जाएगी मैच। आई थिंक इंग्लैंड ये मैच भी ले जाएगी, हम 3-2 वही 1 गोल से जीतेगी इंग्लैंड अगर जीतेगी। अच्छा, और लेकिन एक चीज़ अब्दुल्ला इसमें ऐड करें, पर इंग्लैंड के जो अभी मैच हुआ रिसेंट उसमें भी इंजरीज थी, बट इंग्लैंड की प्लानिंग के हवाले से ज़रा हम उस फ्रेमवर्क में रहते हैं। इंग्लैंड ने इतनी शानदार प्लानिंग की थी कि वो जो इंजरी वाला मामला था उसको ओवरकम कर गए। जी, वो प्लानिंग बहुत टॉमस ट्यूशेल की, इस तरह मैंने पहले भी कहा था कि प्लानिंग, वो चैंपियन लीग जीते हुए हैं, लीग जीते हुए, बुंडेसलीगा, वो किसी वजह से एक्सपीरियंस्ड कोच हैं। अगर आप ऐसे एक बार यहाँ पे भी देखें, क्लब्स का मैनेजर ना आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल फुटबॉल में बाहर हैं, जो 2010s के आपके कोच होते थे। पेप भी, क्लॉप भी आए हैं जर्मनी के, पेप भी आने वाले मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी ये कोचेज आएंगे इंटरनेशनल फुटबॉल, जिससे टॉमस ट्यूशेल के पास जो अभी अच्छा आइडिया है कि अभी वर्ल्ड कप जीजिए, बाद में पेप क्लॉप आएंगे, फिर मुश्किल होगा। और अगर आप फ्रांस स्पेन की बात करें, मुझे लगता है यहाँ पे अगर स्पेन अपनी बेस्ट लाइनअप खिलाए, मुझे लगता है स्पेन फिर चांस है। पर आई थिंक स्पेन वही अपने ऊनाई साइमन और ये सारे प्लेयर्स खिलाएंगे जो डिजर्व नहीं करते। मिकेल मेरिनो फिर 85 के बाद ही बेंच पे आएंगे, पर मुझे लगता है तब तक फ्रांस से बहुत बड़ी लीड ली होगी 3-1 की। तो मुझे लगता है यहाँ पे फिर फ्रांस जीत जाएगी मैच। आई थिंक 3-1, 3-2 से, या आपको लग रहा है कि फ्रांस के लिए ये एक इजी मैच होना चाहिए? इजी नहीं, स्पेन थोड़ा सा तो करेगी उनके साथ। डिफेंस तो बहुत अच्छा है स्पेन का, डिफेंस के लिए फ्रांस को तंग कर सकती है। मेरा ख्याल है फ्रांस और स्पेन का मैच विल बी अ टफर मैच देन कंपेयर टू अर्जेंटीना इंग्लैंड, जिसमें अच्छा, जो उन्होंने वैसे वो दाग धो दिए हैं, वो जो टिला मैच खेला था ना पुर्तगाल से, वो अगला मैच उन्होंने इतना मजे का खेला स्पेन ने कि मुझे अच्छा बड़े हमले किए। वो यमाल इज डूइंग गुड जॉब और वो बड़ा उस पर रिलाय कर रहे। 19 साल का वो हो गया और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना बड़ा प्रेशर होता है। क्या कहेंगे नूरिश? देखिए, मैं एग्री करूंगी कि आज का जो स्पेन और फ्रांस का मैच है, दैट इज गोना बी मोर क्रूशियल देन इंग्लैंड अर्जेंटीना। और मैं दोनों मैचेस की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे भी थोड़ी बात करना चाहूंगी। आई थिंक आज जो होगा, जो फ्रांस के लिए इशू बन सकता है, विच इट इज कि वो बहुत ज्यादा रिजिड होके खेलते हैं, एंड दैट हमने पिछले मैचेस में भी देखा है। इन फैक्ट अगेंस्ट मोरक्को भी हमने देखा था कि स्टार्ट में वो काफी रिजिड हो जाते हैं अपने गेम प्लान के साथ। और ये कभी कभी पैराग्वे के अगेंस्ट भी हमने देखा था, जिसमें पेनल्टी के उसमें सिर्फ एक ही गोल किया था फ्रांस ने, विच वाज थ्रू पेनल्टी, किलियन एम्बापे ने जो किया था। सो काफी रिजिड हो जाते हैं, जिसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम देते हैं, और कभी कभी ये रिजिडिटी उनके जो है उनके लिए बोन इन दी लार्जेस्ट बन जाती है। एक बात, दूसरी बात, आई थिंक स्पेन की एक स्ट्रेंथ जो है वो ये कि वो ज्यादातर अपना गेम मिडफील्ड पे खेलते हैं। फ्रांस जो है, फ्रांस की ये मैंने वीकनेस देखी है कि उनकी मिडफील्ड थोड़ी सी वीक है उस एस्पेक्ट में। तो
आई थिंक कि स्पेन जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फ्रांस के ऊपर थोड़ा सा ये एज उनको मिल सकता है। तो इस एस्पेक्ट से मुझे आज का मैच फ्रांस वैसे जीत जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के जो फ्रेंच टीम है दैट इज एब्सोल्युटली ऑन अनदर लेवल। और आई थिंक यूरो से कंपेयर करना उसको थोड़ा सा बिल्कुल एक टोन डेफ सी बात होगी। सो आई थिंक फ्रांस आज जीत जाएगी, लेकिन ये वीकनेस उनकी बन सकती है उनके ये भी अच्छा इंग्लैंड की बात करूं तो मैं थोड़ा सा एक बात ये कहना चाहूंगी कि अर्जेंटीना की, जैसे मैंने कल की भी बात की, रिलेशनलिज्म विच इज कि वो थोड़ा सा अपना कंसंट्रेट कर देते हैं सेंटर ऑफ द ग्राउंड पे, विच मींस कि टच लाइंस जो होती हैं और वो सब पूरा पॉइंट होता है, वो जो है बाकी टीम्स के लिए एक वल्नरेबल एरिया होता है अर्जेंटीना का, कि वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। और इंग्लैंड का अगर हमने गेम देखा है, इंग्लैंड थ्रू आउट द ग्राउंड खेलते हैं। इंग्लैंड की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ ये है, जो कि सरप्राइजिंगली एक स्ट्रेंथ है, अगर ऑन पेपर देखें तो वीकनेस होती है वैसे, बट उनकी स्ट्रेंथ है विच इज कि वो अपने आप को मार्जिन ऑफ एरर काफी ज्यादा देते हैं, रेजिलियंस पे काम करते हैं एंड देन रेजिलियंस के साथ एक प्रोएक्टिव अप्रोच भी रखते हैं। अर्जेंटीना का ये कि वो रेजिलियंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो प्रोएक्टिव अप्रोच इतनी नहीं रखते। तो इंग्लैंड क्या करता है, वो टच लाइन्स को इंग्लैंड के जितने गेम्स देखे वो टच लाइन्स को एज एन एक्स्ट्रा डिफेंडर के तौर पर ट्रीट करते हैं अपोनेंट टीम का, तो उसको भी वो अटैक करते हैं और वहीं से जो है वो ट्रैप करते हैं अर्जेंटीना टीम को। सो आई थिंक इंग्लैंड और फ्रांस का मैं भी ये समझती हूँ कि फाइनल इन दोनों टीम्स का होना है। ओह मज़ा आ जाएगा। अच्छा, ज़्यादातर इसी के हक में ये जो अब्दुल्ला अभी बात कर रही थी नूरिश, इन टीम्स के थोड़ा सा कंपैरिजन को लेके, मैं एक छोटी सी चीज़ मैं समझता हूँ, आज का मैच अब इतना प्रेशर का है कि अगर किसी को पेनल्टी मिल गई गेम के दौरान, एक्स्ट्रा टाइम इंजरी टाइम के बाद नहीं कह रहा, गेम के दौरान अगर उसको कैपिटलाइज नहीं किया, वो उसके गले पड़ जाएगी। अब मौका नहीं है कि आप सुस्त पेनल्टी मारें, आप ढीली मारें और आप कहें ठीक है मैं एक उधर मार के मिस कर दूंगा तो एक गोल कर दूंगा। अब आपको उसके साथ एक गोल भी करना होगा। जी, इंग्लैंड को और जो फ्रांस और सॉरी अर्जेंटीना, इन दोनों को पेनल्टी पे एम्बापे और मेसी मिस कर रहे हैं, पर अब मुझे लगता है मेसी जो मिस करके वो जो गोल कर लेते थे अब मुश्किल होगा। इंग्लैंड की बहुत अच्छी डिफेंस और आई थिंक लेफ्ट बैक स्पॉट पे इनके पास लेफ्ट बैक निको राइली है, ही इज अ मिडफील्डर कन्वर्टेड इनटू लेफ्ट बैक, पर अगर ये इनको अच्छी जॉब करनी पड़ेगी। आई थिंक द हेल्प ऑफ मार्क गुही लेफ्ट सेंटर बैक पे होंगे, शायद थोड़ा सा मेसी को रोक। अच्छा, वो जो मिडफील्ड वाली बात थी ज़रा उस पर बड़ा अच्छा एक मज़े का इंटरेस्टिंग एनालिसिस है ये कि फ्रांस और स्पेन में मिडफील्ड बड़ी तगड़ी है, स्पेन और खेलती भी मिडफील्ड पे। जी, फ्रांस की आई थिंक सीडीएम स्पॉट पे पहले भी मैंने बताया था कि इनके थोड़े से वीक ये हैं कि कांटे थे और आई थिंक राबियो थोड़े एक्सपीरियंस्ड मिडफील्डर्स हैं, पर आई थिंक अभी वो कोने को खिला रहे हैं। आई थिंक कोने और राबियो, आई थिंक राबियो एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपने कभी लीग में देखा नहीं, 4 साल बाद वर्ल्ड कप में कहीं से आ जाते हैं, और कोने हैं दूसरे वो भी यंग से हैं। आई थिंक स्पेन के पास जो एडवांटेज जो नोरिश ने बात की बिल्कुल ठीक किया कि मिडफील्ड पे उनको एडवांटेज लेना पड़ेगा, स्पेशली रॉड्री बैलन डोर विनर है, पेड्री को वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट मिडफील्डर कहा जाता है। आई थिंक ही लास्ट गेम उन्होंने फाबियन रुइस को खिलाया था जिन्होंने गोल मारा। आई थिंक ये क्रूशियल पॉइंट हो सकता है मिडफील्ड में। स्पेन को आई थिंक एडवांटेज लेनी पड़ेगी मिडफील्ड से ही अगर उनका चांस है, और आई थिंक उनको यहाँ पे मरीनो को एज अ स्ट्राइकर खिलाएं। आई थिंक ये आपको फोर्थ पर्सन देंगे एज अ मिडफील्डर, जो आपका फॉल्स नाइन होंगे। मरीनो हेडर्स पे भी गोल कर लेते हैं। आई थिंक ये जो पिछले 3-4 मैचेस से हमने नोट किया, 2 मैचेस से मरीनो हेडर्स से गोल करें। आई थिंक मरीनो को खिलाएं, यहाँ पे बहुत अच्छा बूस्ट है। आप ऑल्मो की जगह फाबियन रुइस, पेड्री, रॉड्री और मरीनो स्ट्राइकर। क्या बात है रिजवान भाई, ये बताएं क्या गोल होंगे आज, गोल कितने हो जाएंगे? गोलों का तो देखें अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज गेम। मेरा ख्याल है एक गोल की बढ़तरी से जो भी टीम जीतेगी 2-1, 1-0 इस तरह, या ड्रॉ के पेनल्टीज पे भी जा सकती है। बट देखिए, आई जस्ट वांट टू से ऐड वन थिंग, हिस्टोरिकली स्पेन और फ्रांस की जो राइवलरी भी है ना, उसमें आप ये देखेंगे इन्होंने पिछले कुछ जो 7-8 वर्ल्ड कप के मैचेस खेले हैं और जो इंटरनेशनल यूरोज में खेले हैं, उसमें स्पेन हैज अ स्लाइट एज ओवर द लास्ट 5-6 इयर्स। वो उसकी रीजन शायद आप लोगों ने डिस्कस की आज, वो मिडफील्ड और उसको लेके। तो चले सर, थैंक यू सो मच रिजवान भाई, थैंक यू सो मच रिजवान। रिजवान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल्ला मौजूद थे, नूरिश खान मौजूद थी। थैंक यू सो मच तीनों का। कल फिर होगी जनाब अली आपसे दोबारा मुलाकात और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। अपना ख्याल रखिए।